हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 जो कि 17/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि दिए गए वर्ण समूह के संबंधित युग में अनुपस्थित पद का पता लगाएं। तो ये जो दिया गया है RAM में को लिखा गया है M में RA, उसी प्रकार SITA को क्या लिखा जाएगा? तो लिखा है RAMA, इसे लिखा गया है MARA। उसी प्रकार SITA को क्या लिखा जाएगा? तो लिखा गया M को इस साइड लिखें, R को इस साइड और A को सीधा सीधा। उसी प्रकार A को सीधा सीधा। T से हम लिखेंगे इस किनारे पर और S से लिखेंगे इस किनारे पर। I को सीधा सीधा बीच में लिखेंगे और A को भी सीधा सीधा लिखेंगे, यानी लिखेंगे TISA। ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, तीसरा है हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, चौथा है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इस प्रकार प्रश्न को हल करने के लिए हम विकल्प का प्रयोग करेंगे और इस विकल्प का प्रयोग करने से समय की बचत होती है। जैसे लिखेंगे 435, इसमें अगर पहला ऑप्शन जोड़ेंगे 3 तो आ जाएगा 438। यह तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर तीसरा में 6 दिया गया है तो उसमें जोड़ेंगे 435 + 6 आ जाएगा 441 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 21, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर? तो 6 जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है x की ओर संकेत करते हुए y कहता है x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। फिर y x से किस प्रकार संबंधित है? तो कह रहा है y कहता है x ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। तो y की माँ लिखते हैं। y की माँ y एकमात्र पुत्र है और उसका पुत्र x है। यह जो पढ़ेंगे x ही मेरी माँ के एकमात्र पुत्र खुद y है, उसका पुत्र x है। तो कह रहा है फिर y x से किस प्रकार है? तो y जो है वो पिता है x का, यही इसका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिखाई दे रहा है यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। A और B का औसत 9.5 है। C और D का औसत क्या होगा? तो हम ज्ञात करेंगे कि A + B और +C + D इसका योग ज्ञात करेंगे। तो औसत में संख्या का गुणा करेंगे 4 का तो आ जाएगा 64, यही इसका योग है। और AB का योग ज्ञात करेंगे A + B, तो इसका योग करेंगे तो 9.5 में 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 19। जब 64 में से 19 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। जो 45 है वह C + D इसका योग है 45, लेकिन हमें औसत ज्ञात करना है। तो इसका भाग देंगे 2 का इसलिए भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है, तो आ जाएगा 22.5। यही इसका औसत है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है
कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है तो के का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा? तो जब कोई हल नहीं होगा तो जो के का मान होगा वो तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, यही इसका मान होगा। तो के का मान 0 से तो बड़ा लेकिन 4 से छोटा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो इसे टोन कहते हैं। यही जो टोन होता है यही निर्धारित करता है कि आवाज़ या तो मोटा होगा या तो पतला, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे मनुष्यों में जैसे आदमी का आवाज़ मोटा होता है और महिलाओं का आवाज़ पतला होता है, तो यही जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति, यही आवाज़ पर निर्भर करती है कि आवाज़ मोटा होगा या पतला। अगला प्रश्न है कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसे हम हल करते हैं 65 61, इसे भाग विधि द्वारा हल करते हैं। आप चाहे गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो पहले 8 से भाग देंगे तो लिखेंगे 8 ऊपर भी, तो 8 ठाई 64 बच्चा 1, 61 उतार लिए, फिर 8 जोड़ते हैं तो 8 8 16 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो 161 हो जाएगा, यह पूरी तरह कट जाएगा, यानी जो 81 है यही इसका वर्गमूल है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिखाई दे रहा है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 576 का वर्गमूल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। आप लोगों को भी 1 से लेकर 25 तक, 26 तक या 30 तक वर्गमूल और उसके साथ साथ घनमूल जहाँ तक हो सके तो याद करके रखिएगा। ऐसे भाग विधि द्वारा इसे भी हल कर सकते हैं। 576 पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है, फिर 2 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा 4, इससे घटाएंगे 1, फिर 76 उतारेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, लिखेंगे 4 चौका 16, हाथ से लगा 1, फिर 4 चौका 16 1 17, यह पूरी तरह कट गया, तो जो आएगा 24, यह इसका वर्गमूल है। और आप लोग वर्गमूल याद करिएगा। अगला प्रश्न है वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीती है। तो पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी और पार्टी डी। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट जीता है वह जीता है ऑप्शन नंबर बी पार्टी ने, यही सबसे ज़्यादा सीट जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग इसे जोड़ भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। आप लोग इसे जोड़ भी सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टी सीट जीती है वो बी ही होगी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यह जो है यह एक अम्लीय लवण है। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो हम छूट ज्ञात करेंगे। 170 को 130 में बेचा गया तो छूट कितना मिला? 40 रुपये का। तो 40 रुपये का छूट मिला किस पे? 170 पे गुणे 100। जब इससे काटेंगे 0 तो आ जाएगा 400, इसमें 100 में गुणा करेंगे 4 का तो आ जाएगा 400/17। इसे काटेंगे तो 17 दूना 34,
बचा 6 हो गया 50, तो 17 तियाँ 51, बचा 9 हो गया 90, 17 पचे 85, यानी 23.5 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है 23.53%, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ बढ़ई प्लम्बर है, तो इसे फिगर बनाते हैं। कुछ बढ़ई, इधर लिखते हैं बढ़ई के लिए बी लिखते हैं और प्लम्बर के लिए पी लिखते हैं। अगला है कि कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, तो प्लम्बर जो है वह दिहाड़ी, DM लिखते हैं, दिहाड़ी मजदूर। पहला निष्कर्ष है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, जो प्लम्बर वाला है वो बढ़ई वालों को भी काट रहा है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, तो प्लम्बर वाले को दिहाड़ी मजदूर भी काट रहा है यहाँ पर, तो ये दूसरा भी निष्कर्ष सही होगा। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है मिश्र धातु, तीसरा ऑप्शन दूध और चौथा जल। इनमें आपको विषम का पहचान करना है। तो ये जो तीनों है, जो वायु है, मिश्रण है, मिश्र धातु और दूध, ये सब मिश्रण है और मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन जो जल है यह एक यौगिक है और यौगिक का फार्मूला होता है H2O। यही इन तीनों चारों में से भिन्न है। इसका जो उत्तर होगा वह जल होगा, क्योंकि यह मिश्रण नहीं एक यौगिक है। अगला प्रश्न है यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर IT और एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो Q है दोनों बराबर कर सकते हैं। तो NE बराबर IT, तो हमें N ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो IT/E यही इसका फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं जो 3 है, IT/E यही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन चित्र को प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ABCD ये जो प्रतिनिधित्व करता है ये किसे करता है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे तो आसानी होगी। तो जो डॉक्टर, गाय और मनुष्य के अंदर तो डॉक्टर आ जाएंगे लेकिन गाय अलग हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है पिता और डॉक्टर, पुरुष के अंदर तो पिता आ जाएंगे लेकिन जो डॉक्टर होगा वो पुरुष को भी काटेगा, पिता को काटेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, यानी इस प्रकार फिगर बनेगा। और जो तीसरा है बिल्ली, खिलौना और लकड़ी, तो जो खिलौना होता है कुछ तो लकड़ी का खिलौना होता है, कुछ तो प्लास्टिक का, और जो बिल्ली होगा वो सबसे अलग होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहे हैं, चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित, जो शिक्षित व्यक्ति होगा वह तो कर्मचारी भी हो सकता है और चपरासी भी हो सकता है, और जो सरकारी कर्मचारी है वह चपरासी भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, यानी वह भी काटेगा। तो इसी प्रकार से फिगर बना है, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को ये फिगर में दिखाई दे रहा है, जो इसमें E दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है और P दिखाई दे रहा है। हम लोग जानते हैं E, I, O और U और A ये जो होते हैं ये सब स्वर होते हैं, जबकि जो P दिखाई दे रहा है ये एक व्यंजन है।
तो इन चारों में से P अक्षर जो होगा वही संबंधित नहीं होगा। तो जो P दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 2 में दिखाई दे रहा है A, यही इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से भी विकल्प आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 60 का 15% खाली जगह के 45% के बराबर है। तो हमें ये जो खाली जगह है या क्या आएगा यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 60 का 15% बराबर होगा, खाली जगह पे हम x मान ले रहे हैं, 45% के बराबर होगा। तो जो ये परसेंट है इस परसेंट से इस परसेंट को काट देंगे क्योंकि बराबर बराबर के, और ये जो 45 इधर गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में। तो 15 से इसे काटेंगे 3 बार और 3 से इसे काटेंगे 20 बार। तो जो x का मान होगा वो 20 होगा, x का मान 20 होगा। यही इसका उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। 20 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करती है, तो तरंग दैर्ध्य क्या है? तो फार्मूला होता है v बराबर n लेम्डा। तो जो लेम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है, n जो है वो आवृत्ति है और v जो है वो चाल है। तो हमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है। तो v के नीचे आ जाएगा n, यहाँ पर n आ जाएगा, तो v/n। तो v का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति का मान दिया गया है 71 × 10⁴ हर्ट्ज। इसे जब आप लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 422.5। यही इसका उत्तर है और यह मीटर में आएगा क्योंकि तरंग दैर्ध्य का जो आवृत्ति होता है, लेम्डा का जो मान होता है वो मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर जो होता है वो पुरुष में होता है यानी मेल में होता है, और जो स्त्रीकेसर होता है वो फीमेल में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपये को 1:2 अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 और 2 जोड़ेंगे आएगा 3। 3 जो है वह 87 रुपये के बराबर है, तो 1 का अनुपात हो जाएगा 87/3। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27। 1:1 का इतना मान है और हमसे पूछा गया है कि राधा को मिलने वाले रुपए कितने मिलेंगे। तो जो राधा को मिलेंगे उसका अनुपात 2 है, तो 29 में 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 58। यही इसका उत्तर है क्योंकि हमसे पूछा है राधा को कितने रुपए मिलेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 रुपये। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने दी सिल्क रोड एम्बुलेंस असेंबल समूह के साथ सहयोगी रूप से योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संदीप दास। यह पुराना करंट है, आप लोगों को नया करंट याद करना होगा। अगला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,4 -3, -1 और 5,3 दिया गया है। तो जो त्रिभुज का फार्मूला होता है वह 1/2 x1 y2 - y1
और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। इसे जब आप लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। यही फार्मूला लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y1 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। इसी को जब आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 इकाई। अगला प्रश्न जो कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को सही माने और यह निर्णय करें कि कथनों से कौन से निष्कर्ष का तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। पहला कह रहा है कि कोई आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कुछ आम सेब है। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं कि कुछ आम जो हैं वह सेब है। हम इसे एप्पल से प्रदर्शित करते हैं और इसे मैंगो से। उसी प्रकार कह रहा है दूसरे में कोई संतरा सेब नहीं है, तो एप्पल को ऑरेंज नहीं काट रहा है। और जो पहले में दिया गया है कि कोई आम संतरा नहीं है, जो ऑरेंज है वह न तो मैंगो यानी आम को न तो काट रहा है और न तो एप्पल यानी सेब को नहीं काट रहा है, यानी फिगर इसी प्रकार बनेगा। तो निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी सेब आम नहीं है, तो आम जो कह रहा है वह सेब नहीं है। यह तो गलत है क्योंकि कुछ तो आम सेब हैं, यानी ये पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी सेब संतरा नहीं है, ये जो सेब है यानी एप्पल वो ऑरेंज को नहीं काट रहा है। और ये कह भी रहा है कोई सेब संतरा नहीं है, यानी दूसरा सही हो गया। कह रहा है कुछ संतरे आम हैं, तो जो ऑरेंज है वो आम को नहीं काट रहा है यानी मैंगो को नहीं काट रहा है, यानी इसमें कह रहा है कि है, यानी ये गलत हो गया। और सभी सेब आम हैं, जितने भी सेब हैं वो आम को नहीं काट रहे हैं, बल्कि कुछ ही सेब हैं जो आम हैं, यानी चौथा भी गलत, केवल 2 इसका सही है। तो देख ले रहे हैं ऑप्शन जो 3 में दिखाई दे रहा है, केवल निष्कर्ष 2 इसका पालन करता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कितने समय में 4400 का ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएगा, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जबकि जो ये 8 वर्ष दिया है वार्षिक रूप से संयोजित है। इसे आधा करेंगे तो 4% आएगा, और इसे बटे में करेंगे तो 1/25, और इसे अगर हम साधारण ब्याज में जोड़ेंगे यानी 26/25, ये जो होगा वो हो जाएगा 4576/4400। जब इसे हम काटेंगे तो इसे काटेंगे तो आ जाएगा 25, और इसे काटेंगे तो आ जाएगा 26, यानी 26/25। इसके पावर 1 है, 1 है जो वह अर्धवार्षिक के रूप में, क्योंकि इसे हम पहले ही आधा कर दें, यानी जो यह दिया गया है वह 6 माह के लिए दिया गया है। जो इसका उत्तर होगा वह 6 माह। इसका 1 वर्ष दिया गया होता वर्ष में तो इसे 1 वर्ष लिखते, लेकिन यह कहा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो इसके जो पावर 1 है वह आधे वर्ष के समान है, यानी 6 माह के समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह। अगला प्रश्न है, यदि न x 94 प्रश्न को उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं, यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है यदि
दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ये जो दिया गया है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस तथा टी किसी पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है। तो पहला कथन है टी जो है टी के बाईं ओर क्यों है, तो क्यों बनाएंगे टी के बाईं ओर, यह क्यों है। उसके बाद कह रहा है पी और टी के मध्य यस है, पी और टी के मध्य यस है, यह पहले से बन गया दूसरे से। लेकिन अभी जो बचा है वो आर बचा है, जो आर इस पार भी लिख सकते हैं और आर इस पार भी लिख सकते हैं। जो आर का मान निर्धारित नहीं है तो हम किस ओर लिखेंगे ये निर्धारित नहीं कर सकते। तो इससे तो न तो कथन हम 1 से उत्तर दे पाएंगे और न ही कथन 2 से उत्तर दे पाएंगे, यानी दोनों कथन गलत हो गए। न तो कथन 1 से उत्तर दिया जा सकता है, न तो कथन 2 से। तो इसका जो उत्तर होगा न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और न तो 2 उत्तर देने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री बटे 1 प्लस कास 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कास 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे हल करेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन जो 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है और 1 प्लस कास 30 का मान होता है √3/2 और प्लस 1 और कास 30 का मान होता है √3/2 और इसका साइन 30 का मान होता है 1/2। ये जो 2 नीचे, इससे ये 2 नीचे वाला कट जाएगा, इससे 2 इस 2 वाले नीचे से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस √3 और दूसरे ओर केवल ऊपर वाला बचेगा 1 प्लस √3/1, चाहे 1 लिखें या ना लिखें। इसे जब आप लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। इसे हल करने के बाद आप इसे हल कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस √3, इसका एलसीएम लेंगे और इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। ये इसका उत्तर है, आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक केमिकल के रूप में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका उत्तर है, क्योंकि जो बैटरी होती है, बैटरी में जो आप देखेंगे जो इसमें ऊर्जा जो रूपांतरित होती है वह केमिकल के रूप में होती है। और यही प्रश्न पूछा गया है कि जो शुष्क सेल होता है यानी जो बैटरी होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में होता है। तो उसमें ऊर्जा रासायनिक रूप में होता है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या दर्शाता है। तो जो फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें कितने त्रिभुज हैं यह ज्ञात करना है। तो ये पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा जो ये बीच में है ये हो जाएगा और पूरा बड़ा वाला एक ये हो जाएगा। तो पूरे 5 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वाट किसके बराबर होता है। तो फार्मूला होता है P = W/T। तो 1 वाट जो है वह 1 जूल बटे 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। इसे अगर आप हल करेंगे तो 1 जूल प्रति सेकेंड, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 में दिखाई दे रहा है ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो श्रेय है वो
मंडलीक को जाता है। इन्हीं का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो। तो फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे r²। तो हम इसमें बल हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लिखेंगे G का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर 11 गुणे 20 पहला द्रव्यमान गुणे 50 दूसरा द्रव्यमान गुणे 50 दूसरा द्रव्यमान और बटे r²। r का मान दिया है 2 का स्क्वायर। इसे जब हल करेंगे तो आ जाएगा 166.75 गुणे 10 के पावर -10 न्यूटन। यही इसको हल करने के बाद आया जाएगा। यही इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। पहले दिया गया है, श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे, यह पूछा गया। पहला कथन है, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं। पहला और कथन जो दूसरा है, श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है। जो कथन 1 और कथन 2 जब दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा राजेश किस वर्ष पैदा हुए थे। तो इसका उत्तर होना चाहिए कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है, कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। जो ये दिया गया है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो हम 4 से जोड़ेंगे 5, 9 आ जाएगा। 9 से 11 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 20 से 24 जोड़ेंगे आ जाएगा 44। और इससे देखेंगे पहले 2 का गुणा हुआ है +1, 5 दूनी 10, 1 11। उसी प्रकार 2 से गुणा हुआ 11 दूना 22 +2 24। उसी प्रकार इससे गुणा करेंगे तो 24 का 2 से गुणा करेंगे और प्लस जोड़ेंगे, इसमें करेंगे 2 का गुणा और +3 करेंगे तो 24 का 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 48। 48 में 3 जोड़ेंगे आएगा 51 और 51 और +44 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 95। यहाँ जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगा वहाँ 95 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 95 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P के बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो P का मान होगा 11। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्मान अली खान। ये जो थे वो 9 रत्नों में से एक नहीं थे। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है,
एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी भरने के लिए 2 सही 2/3 का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? तो इसको हल करने के लिए टंकी भरने के लिए 2 घंटा लगता है, और ये भरने वाला है यानी प्लस, और जो भरने वाला है और खाली करने वाला इसे ए मान लेते हैं, और इसे ए और बी मान लेते हैं। जो बी होता है वह खाली करने वाला, तो 2 3 6 2 8/3। इसका एलसीएम लेंगे 8, यह 4 बार जाएगा और इससे काटेंगे यह 3 बार, यानी जो भर रहा है वो 4 लीटर भर रहा है, और जो खाली करने वाला है वो खाली करने वाला प्लस भरने वाला, ये जब दोनों चालू हैं तो 3 लीटर भर रहा है, और जब केवल भरने वाला है वो 4 लीटर भर रहा है, यानी खाली करने वाला की संख्या कितनी है? 1 लीटर वो प्रति घंटा खाली कर रहा है। तो हमसे पूछा है रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो 8 लीटर भरा है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, यानी 8 में अगर 1 का भाग देंगे तो 8 घंटे में वो पूरा खाली हो जाएगा। 8 घंटे में पूरी खाली हो जाएगा। ये हमसे प्रश्न पूछा है कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो 8 घंटे में यह खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीकांत किदम्बी। ये तो पुराना करंट है, नया करंट हम लोगों को याद करना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। इसका उत्तर जो होगा वह जड़त्व होगा, क्योंकि जड़त्व का जो परिभाषा है वह यही कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और उसी प्रकार जो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह तब तक स्थिर ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगे। यह इसका फार्मूला है। तो इसका जो उत्तर होगा वह जड़त्व। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वह ठंडा या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन भी लोग बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एल्युमिनियम का बर्तन बनाएंगे पानी के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो उसका बर्तन चलेगा नहीं। तो एल्युमिनियम जो होता है वह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इसका बर्तन बनाया जाता है। जबकि सोडियम जो होता है इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि यह तेज़ी के साथ हवा में अभिक्रिया कर लेता है, और जो पोटेशियम होता है यह भी तेज़ी के साथ हवा में अभिक्रिया कर लेता है, इसे भी पानी में डुबो कर रखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगा। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पर कौन सा आएगा? तो पहले में देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। जो पहले में है वो ये वाला गायब हो गया है, दूसरे में ये वाला चिन्ह गायब हो गया है दूसरे में, और दूसरे में ये वाला चिन्ह गायब हो गया है। तो तीसरे में जो चौथे में आएगा तो ये वाला गायब हो जाएगा, यानी फिगर इस प्रकार बनेगा, एक इस प्रकार और यहाँ केवल इतना ही फिगर बनेगा। तो ये वाला फिगर देख लीजिए, ऑप्शन दूसरे में जो है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का चयन करें। ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है, यह पानी में किस प्रकार बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे हो जाएगा, और ये जो किनारे हैं वो इस किनारे पर हो जाएंगे,
ये जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है यही जल प्रतिबिंब सही है। ऑप्शन नंबर डी जो कि पहले में दिया गया है। इस प्रकार के भी विकल्प आपको मिल सकते हैं, इससे भी सतर्कता बनाए रखिए। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2044 के समान होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो फार्मूला होता है MDH/वर्ग, दूसरे में MDH/वर्ग। तो इसी फार्मूले द्वारा हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए लिखेंगे पहले 16 पुरुषों की संख्या 8 घंटे काम करके 12 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 24 दिनों में 8 घंटे कार्य करके कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? पुरुष के लिए हम x लिख दे रहे हैं और 3 गुना अधिक कार्य यानी 3 इधर लिखेंगे क्योंकि 3 गुना अधिक कार्य यहाँ बोला गया है। तो 12 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 8 बार और 8 से इसे काट देंगे पूरी तरह। तो यहाँ बचा है केवल 8 और ये जो 3 है इस प्रकार जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर और x बराबर आ जाएगा 24 पुरुष मिलकर पूरा कार्य कंप्लीट कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो चौथा है 24 पुरुष, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है pH का मान 7 से 14 में की वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? जब 7 से 14 की ओर जाएंगे, मान लो ये 7 है, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। जब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जाएंगे तो OH की सांद्रता बढ़ेगी और जब इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरफ आएंगे तो H+ आयन का मान बढ़ेगा। इधर आने पर हमेशा अम्लीयता बढ़ेगा और OH मतलब 7 से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है और 7 से इधर आने पर अम्लीयता बढ़ता है। हमसे पूछा है 7 से 14 की ओर वृद्धि पर यानी क्षारीय होगा यानी OH का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है जब तक प्रबंधन कथन है, यह पर प्रश्न ऊपर है कि निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। तो कथन है जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। तो निष्कर्ष है पहला कि कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। पहला तो निष्कर्ष सही है क्योंकि वहाँ मिलकर काम करना है यानी सहयोग दी जानी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है कि प्रबंधक को कर्मचारियों के सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, दूसरा का भी सही है। इस कथन के अनुसार दोनों निष्कर्ष सही है। इसका उत्तर जो होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न को हल करें। तो पहले हम यहाँ पर भाग को हल करेंगे। तो 2 से इसे काटेंगे 2 बार, फिर 2 का गुणा यहाँ गुणे में निशान है यानी 2 में गुणा करेंगे 2 का 4 आ जाएगा। 4 को हम 15 से घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 यहाँ माइनस का चिन्ह है। 14 को हम 11 से 14 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 3 और इस 3 को 18 में से घटाएंगे आएगा 15। इस 15 को जब 36 में घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 21 इसका सही उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके 3 समूह विभाजित किया जाए तो ये तीनों समूह निम्न में से कौन से होंगे। तो आप लोग ये देख लिए, एक तो त्रिभुज एक ये है, एक त्रिभुज पहले में है और एक त्रिभुज 9वें में, यानी 1, 6 और 9। पहला तो यह बनेगा। दूसरा बनाने के लिए हमें देखेंगे जिसमें पंचभुज हो, जैसे एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये, मतलब 2, 8 और 5। दूसरा ये हो गया और बचा जो है एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, मतलब 3, 4 और 7। 3, 4 और 7 यही वाला बनेगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन जो 4 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। थोड़ा आप लोगों को छोटा करके दिखाते हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है यह A+B यह तो दर्पण है, इस प्रकार कैसा दिखाई देगा। जो ऑप्शन नंबर 4 जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर D, ये इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसका प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें D दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसे पूरा करने के लिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा है। आप लोग ये ऊपर नीचे करके देख सकते हैं या थोड़ा फिगर छोटा करने पर भी आप देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर B वाला दिखाई दे रहा है यही इसका उत्तर होगा क्योंकि ये वाला जो फिगर इस प्रकार है यह ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दो पाइप AB किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, शुरुआत में जब टंकी खाली था, पाइप A और C को चालू किया गया। कुछ घंटे बाद पाइप A को बंद कर दिया गया और पाइप B को चालू किया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो इसे आप हल करेंगे, इसका उत्तर 45 आएगा। इसे आप हल कर लीजिए, नहीं हल कर पाएंगे तो हम इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर दिखाएंगे। अगला प्रश्न, तय करें कि कथन में दी गई जानकारी के प्राप्त अनुसार कौन सा अनुमान तर्क संगत के रूप से अनुसरण करता है। कथन है, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया जब वह बाइक चला रहा था। तो पहला अनुमान कि वह माँ सोचती है कि उसके बेटे की गलती है। तो पहला अनुमान गलत है क्योंकि उसमें किसकी गलती है बताया नहीं, क्योंकि उसका बेटा सही चला रहा हो, दूसरे वाली गाड़ी की दुर्घटना के कारण वो मारा गया हो। तो पहला भी गलत है और वो माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं, यानी दूसरा भी गलत है क्योंकि ईश्वर की बात इसमें कही ही नहीं गई है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है, न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र B में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकता है। तो दिया गया है, इसे हल करने के लिए पहले लिखेंगे 101 और इस किनारे वाला इसमें 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 116।
अब इस किनारे वाला और इस किनारे वाला जोड़ेंगे तो एक तरफ है 43 और दूसरे तरफ है 35, इसे जोड़ेंगे आएगा 8, इधर जोड़ेंगे आएगा 7। तो जब 1 से 16 में इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 38, जो कि यह बीच में दिया गया है। उसी प्रकार इसे हल करेंगे, ये भी देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरफ है 184, इस तरफ है 48, इसे जोड़ेंगे 184 प्लस 48, जोड़ेंगे 8 4 12, 8 4 12 1 13, 1 1 2, और इसमें ये जोड़ के घटाएंगे 56 और 34, इसे जोड़ेंगे 6 4 10, 5 3 8 1 9। तो जब हम 90 इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और इसमें 13 में से 9 घटाएंगे आएगा 4, और यहाँ 1 बचेगा, यानी 142 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है यही सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो इसका उत्तर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहाँ रखा गया है? तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो बाएं हाथ पे है, जो जिग जैग लाइन में होती है, इसमें उप धातु होते हैं, उप धातु। और जो बाएं तरफ होती है यानी इधर, इसमें धातु होता है, और जो दाहिने तरफ होता है इसमें अधातु होता है। ये हमसे पूछा गया है कि धातु कहाँ रखा गया है, तो बाईं ओर रखा गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है बाईं ओर, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव सूरी। यह पुराना करंट है, आप लोगों को नया करंट याद करना होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज के रूप में परिवर्तित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजांडु। बीजांडु ही बीज के रूप में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव हो? तो इसका उत्तर हो जाए इलेक्ट्रॉन की गति। जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसमें विद्युत प्रवाह संभव है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2017 में अमेरिकी भारतीय व्यापारिक परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है। इसका उत्तर हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखेंगे। इसका उत्तर आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं और पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा? तो उसका आखिरी अक्षर D होगा। इसका आप सार्थक अंक बता के हमें कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजीत पाई।
अगला प्रश्न है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न कह रहा है अक्षर समूहों के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें। तो इसका पद को चयन करने के लिए हम इसे हल करते। तो हम देख रहे हैं बी से 3 बड़ा है ई के लिए, ई से 4 बड़ा है आई के लिए, ए से 5 बड़ा है एफ के लिए, के से 6 बड़ा है क्यू यानी 17 के लिए। तो हम पहले बढ़ाएंगे 3, यस से 3 जोड़ेंगे 22 यानी भी आएगा। फिर 4 बढ़ाएंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 यानी ई आएगा। उसके बाद आई में हम जोड़ेंगे कितना 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा एन 9 5 14 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18 यानी भी ई एन और आर यही इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। तो पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो आप ये देख लीजिए, जो पार्टी बी है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ यानी ये जो दिखाई दे रहा है 86, ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ यानी उत्तर में सबसे ज़्यादा सीट जीती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर। अगला प्रश्न इतना संख्या दिया गया है, कह रहा है सीरीज में दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर छठी संख्या क्या होगी? तो दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर छठी यानी हम दाईं ओर से डायरेक्ट जोड़ेंगे 13, क्योंकि दाहिने के इधर बाएं आ जाएगा, प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13। तो दाहिने तरफ से जोड़ेंगे कि 7 6 13 पे कौन सी संख्या होगी? दाईं ओर से 7वें के बाईं ओर छठी। तो हम दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे तो पहला आएगा 1, जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दी गई उत्तर आकृतियों में एक में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है? ये वाला जो फिगर दिया गया है आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें यही फिगर है यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 के कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय पाल सिंह बग्गा। अगला प्रश्न है पुरुषों में एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया को हराया था।